एक गांव में एक किसान की दो बेटियां थी। उसकी पहली पत्नी के मरने से पहले उसकी बेटी रोमा का जन्म हुआ और दूसरी शादी के बाद उसकी बेटी शोभा का जन्म हुआ। शोभा की माँ भी चल बसी। शोभा अपनी बड़ी बहन रोमा को बहुत प्यार करती थी, लेकिन रोमा उसे कभी भी अपनी बहन नहीं मानती थी। वो उसे हमेशा सौतेली ही समझती थी। सुनो बेटी रोमा, मैं बीज लेने के लिए दूसरे गांव जा रहा हूँ, इसलिए तुम अपनी छोटी बहन शोभा का ध्यान रखना और खेतों का भी ख्याल रखना। मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। ठीक है पिताजी, आप आराम से जाइए और अपना पूरा ध्यान रखना। मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। मुझे तुम दोनों बहनों पर पूरा यकीन है और तुम बड़ी हो, इसीलिए तुम्हारी छोटी बहन की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। पिताजी, वापस आने से पहले मेरे लिए कुछ लेकर आना। हाँ मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए जरूर लेकर आऊंगा। हरिया के वहाँ से जाने के बाद ही रोमा शोभा के पास जाती है और उससे कहती है, शोभा, तुम्हें पता है पिताजी कहाँ गए हैं? नहीं दीदी, मुझे नहीं मालूम। आपको पता है वो कहाँ गए हैं? हाँ, अभी पिताजी मुझे मिले थे। उन्होंने कहा था वो किसी काम की वजह से दूसरे गांव जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा है कि तू खेतों का ध्यान रखना, मैं घर का ध्यान रखूंगी। लेकिन हाँ, उससे पहले तुझे घर का सारा काम करना होगा। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, मैं घर का सारा काम करके खेतों पर चली जाऊंगी। अरे वाह, ये तो इतनी बेवकूफ है, इसे अपनी बातों में लाना बहुत आसान है। अब ये घर का सारा काम करके खेतों का ध्यान रखेगी और मैं आराम करूंगी, और जब पिताजी काम से वापस आएंगे तब मैं उनसे कहूंगी कि ये काम मैंने खुद किया है। शोभा अकेले ही घर का सारा काम करती है और काम करने के बाद में खेतों में भी जाती है, खेतों की रखवाली करती है। और जब उसके पिताजी दूसरे गांव से वापस आते हैं तो शोभा की बहन रोमा शोभा को घर में भेज देती है और खुद खेतों पर चली जाती है। अरे रोमा, तुम अभी तक खेतों पर काम कर रही हो? जी पिताजी, पहले मैंने घर का सारा काम निपटाया और फिर मैं सुबह से खेतों पर भी बैठी हुई थी, ताकि कोई भी जंगली जानवर हमारे खेतों में आकर हमारी खेती खराब ना कर सके। लेकिन तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? तुम शोभा को भी तो कह सकती थी। हाँ, तुम दोनों बहनें आधा आधा काम बांट लेती। आपको नहीं मालूम पिताजी, शोभा जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। मैंने जब उससे कहा कि पिताजी ने कहा है कि काम आधा आधा बांटने के लिए, तो उसने सीधा मना कर दिया। उसने कहा, मैं कुछ नहीं करूँगी, सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। वो अभी तक आराम कर रही है। शोभा की ये बात बहुत गलत है। मैं अभी जाकर शोभा को डांटता हूँ ताकि वो आगे से ऐसा कुछ ना करे। नहीं पिताजी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो मुझे बहन नहीं मानती तो क्या हुआ, मैं तो उसे अपनी छोटी बहन मानती हूँ। आप उसे कुछ भी मत कहना। रोमा बहुत ही चालाक थी। वो शोभा के खिलाफ अपने पिता के मन में जहर भरती जा रही थी, ताकि उसके पिताजी उसे घर से बाहर निकाल दें और पूरे घर पर सिर्फ रोमा का ही राज रहे। एक दिन रोमा सीढ़ी से फिसलकर नीचे गिर जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम नीचे कैसे गिर गई? वो पिताजी, शोभा ने मुझे धक्का दे दिया। मैंने उसे काम करने के लिए कहा था, लेकिन उसने मुझे कहा कि तुम मेरी सौतेली बहन हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, इसलिए उसने मुझे ऊपर से धक्का दे दिया। आज इस लड़की ने सारी हदें पार कर दी हैं। मैं अभी इसे नहीं छोड़ूंगा। हरिया शोभा को घर से बाहर निकाल देता है, जबकि शोभा को खुद मालूम नहीं था कि उसकी गलती क्या है। बेचारी शोभा रोती और बिलखती हुई अपने पिताजी के टमाटर के खेतों में जाकर बैठ जाती है और सिसक सिसक कर रोने लगती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गई? मुझे भी अपने साथ ले जाती, मुझे बुला लो। शोभा जोर जोर से रोती हुई अपनी माँ को पुकार रही थी। तभी टमाटर के खेत में जहाँ वो बैठी थी, वहाँ पर लगा हुआ एक टमाटर अचानक से बोलने लगा। क्या हुआ लड़की, तुम क्यों रो रही हो? क्या ये कोई सपना है? क्या तुम सच में एक टमाटर होकर बोल सकते हो? हाँ, तुम सही सोच रही हो। मैं एक टमाटर ही हूँ, लेकिन एक अनोखा किस्म का टमाटर, जिसमें कुछ जादुई शक्तियाँ हैं और जो इंसानों की तरह बोल और सुन भी सकता है। लेकिन मुझे बताओ, तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? शोभा अपना पूरा किस्सा उस टमाटर को सुनाती है। हाँ, मैं समझ गया। ये सब तुम्हारी बड़ी बहन की चाल है। वो तुम्हें फंसाने के लिए ये सब कुछ कर रही है।
लेकिन तुम चिंता मत करो, आज की रात तुम यहाँ पर रुक सकती हो और कल सुबह हम उसका इलाज करेंगे। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब तुम्हारे पिताजी बाहर गए थे तब तुमने ही हमारी सेवा की थी, हमें समय से पानी और खाद दिया था, इसीलिए अब हमारी बारी है तुम्हारी मदद करने की। इतना कहकर जादुई टमाटर एक बड़े से घर में बदल जाता है, जो कि एक टमाटर के आकार का था। वो बहुत ही सुंदर था। आज रात के लिए तुम इस घर में रह सकती हो, यहाँ पर तुम्हें किसी से कोई खतरा नहीं है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई टमाटर, मुझे ये घर सच में बहुत पसंद आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी जादुई टमाटर के घर में रहूंगी। आधी रात में जब रोमा की नींद खुलती है तो वो खिड़की से देखती है कि उसके टमाटर के खेत में एक बड़ा सा टमाटर का घर था। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और अपने पिताजी को लेकर उस टमाटर के घर पर जाती है। ये देखिए, ये लड़की क्या कर रही है? मुझे तो लगता है ये कोई भूतनी है। ये तुम क्या कह रही हो रोमा? ऐसे थोड़ी हो सकता है, वो छोटी बच्ची है। तभी जादुई टमाटर बोलने लगता है और रोमा के सारे करतूत उसके पिताजी को बता देता है। कैसे रोमा चालाकी से शोभा को घर से बाहर निकालवाने के रास्ते ढूंढती थी और कैसे हरिया के जाने के बाद रोमा ने शोभा से सारा काम करवाया। ये सब जानने के बाद हरिया रोमा को बहुत डांटता है और शोभा भी टमाटर के घर से बाहर आती है। पिताजी, आप और दीदी यहाँ पर? बेटी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया और इस रोमा की उल्टी बातों पर यकीन करके तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए वही काफी है। मुझे भी माफ कर दो शोभा, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करती आई हूँ। तुमने मुझे हमेशा अपनी बहन समझा और मैंने तुम्हें सौतेली समझा। अरे नहीं दीदी, कोई बात नहीं, आप मुझे अपनी बहन मानो ना मानो, लेकिन मैं आपको अपनी बहन मानती हूँ। बेटी शोभा, हमारे साथ अपने घर चल। रुकिए पिताजी, पहले मैं अपने जादुई टमाटर को अलविदा कह दूं। उसने मेरी बहुत मदद की है। तुम मेरी चिंता मत करो शोभा, आज से हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तुम मुझे बस एक बार बुलाना और मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। अभी मैं चलता हूँ। इतना कहकर जादुई टमाटर वहाँ से गायब हो जाता है और रोमा और हरिया दोनों ही शोभा से माफी मांगते हैं। शोभा दोनों को माफ कर देती है और घर वापस चली जाती है। इसके बाद सभी खुशहाल जीवन जीते हैं।